हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है बीएससी सेकेंडरी जूलॉजी की हमने ये मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी वाली बुक स्टार्ट कर रखी है और उस बुक के में हमने डाइजेशन फिजियोलॉजी वाला टॉपिक अपने चल रहा है, ये यूनिट चल रही है अपनी। और ऑब्वियसली हमने डाइजेशन फिजियोलॉजी में एरोमेटिक नार के पार्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं जो प्रीवियस लेक्चर है। और जैसे लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने एरोमेटिक नार से समझे हमने स्टोमच पार्ट है, स्टोमच पार्ट में जितने भी एंजाइम्स होते हैं जैसे रेनिन है, पेप्सिन है, एंजाइम की एक्टिविटीज या फंक्शन के बारे में चर्चा हमने ऑलमोस्टली कर चुकी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोमच के बाद में एरोमेटिक नार का जो पार्ट है। जैसे कि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट भाग है, इसमें ड्यूडेनियम या गहनी भाग बोलते हैं इसे, फिर इसमें जेंजरम भाग आ जाएगा, फिर इसमें आपको जैसे इलियम भाग आ जाएगा। यानी आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गहनी भाग है उसमें डाइजेशन संबंधी जो अपने जो लेक्चर है रहेगा, जैसे या गहनी भाग में डाइजेशन या ड्यूडेनियम डाइजेशन इन ड्यूडेनियम, यानी ड्यूडेनियम में डाइजेशन होगा। तो ड्यूडेनियम में डाइजेशन की बात करें यानी डाइजेशन या ड्यूडेनियम इन डाइजेशन या ड्यूडेनियम डाइजेशन यानी गहनमीय पाचन की बात करें तो गहनमीय पाचन मुख्य रूप से जैसे कि आपको पता है कि गहनी या स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन स्टोमच से आएगा और स्टोमच या आमाशय से आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में भोजन आता है। तो छोटी आंत में जब भोजन आएगा तो आपको पता है हमने जैसे कल बात की थी स्टोमच में जो भोजन है अति अम्लीय होता है, यानी इसकी भोजन में अम्लीय पदार्थ अधिक मात्रा में मिलेगा, यानी एसिड होता है वहां पर। जैसे अति अम्लीय एसिड होगा जिसकी पीएच के बारे में कल अपने बातचीत की थी, 1 से 1.5 कैलोरी इसकी पीएच होती है। और ये इतनी पीएच वाला भोजन जैसे ही इस स्टोमच का जो पाइलोरिक वाल्व है, पाइलोरिक से ढक्कन के अंदर ये खुलेगा तो धीरे धीरे एक साथ नहीं धीरे धीरे ये भोजन क्या करेगा जो ड्यूडेनियम या रश्मि का जो पार्ट है वहां पर आएगा। और वहां आने के बाद में मुख्य रूप से एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि गहनी में या ड्यूडेनियम में पाचन होता है, उस पाचन भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाना होता है। यानी जो अम्लीय माध्यम में भोजन आया है स्टोमच से गहनी में आने के बाद में ये क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा। तो जैसे गहनी में ये भोजन आया है स्टोमच से तो इस भोजन को अपने कायम कहते हैं, ध्यान रखोगे आप। यानी स्टोमच से जो भोजन आता है, स्टोमच से जो भोजन आता है उसको अपने कायम कहते हैं, कायम कहते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। अब ये कायम में जो भोजन है ये अम्लीय होता है, यानी एसिडिटी होता है, ये अम्लीय होगा। और इस अम्ल में इस अम्ल जैसे ये गहनी में पहुंचेगा अम्लीय भोजन तो गहनीय भोजन के अंदर आपको पता है, गहनी के अंदर आपको पता है कि अग्नाशय रस होगा, पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं इसे, यानी इसमें पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, यानी गहनी के अंदर आपको पता है जैसे ये भोजन प्रवेश करेगा तो गहनी के अंदर पित्त रस और अग्नाशय रस होते हैं और ये दोनों क्या करते हैं इस अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना, इसको क्षारीय बेस मीडियम प्रदान करेंगे या क्षारीय माध्यम करते हैं। तो ध्यान देना ये बात, ठीक है ना। अब ये क्षारीय माध्यम वाला भोजन है, अब एक बात थोड़ी ध्यान देने वाली बात है इसमें, ये पैंक्रियाटिक जूस है, ये इसका निर्माण जैसे ये बताया कि अग्नाशय रस बोलते हैं। ये अग्नाशय रस ये आपको जैसे पता है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा आता है, ये ठीक है ना। और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा आएगा और यहाँ पर मतलब गहनी में आ जाएगा, ये डक्ट के माध्यम से, ठीक है ना, डक्ट या नलिका के माध्यम से गहनी में आ जाएगा अग्नाशय रस। और इसी के बाद में से बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस आपको पता है ये इसका निर्माण वैसे मुख्य रूप से लीवर में होता है और लीवर से ये गाल ब्लैडर या जो पित्ताशय होती है, पित्ते वाली थैली बोलते हैं सामान्य भाषा में, वहां पर इसका स्टोरेज होगा। ध्यान रखना ये बाइल जूस का निर्माण लीवर में होता है और ये जो पित्ताशय है पित्ते में इसका स्टोरेज होगा।
तो मुख्य रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही गणने में आएगा तो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान कर देगा। तो ये तो थी इनकी मुख्य रूप से बाइल जूस और पैंक्रियाटिस के बारे में चर्चा। अब हम देखते हैं कि जो बाइल जूस है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं हमें, यानी आज हम क्या करेंगे, जो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है पित्त वर्ण की, ठीक है ना, और इस सेशन में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आपको पता ही है हमारा क्या चल रहा है, ड्यूडेनियम डाइजेशन चल रहा है, यानी गहने में पाचन चल रहा है, गहने में पाचन। तो अब देखो जैसे इसमें जो पित्त वर्ण है या बाइल जूस है, यानी यहां पर करते हैं, यानी बाइल जूस कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस, कॉम्पोजिशन करते हैं, कॉम्पोजिशन यानी इसका रासायनिक संगठन क्या है बाइल जूस का। जो ये बाइल जूस क्या है, लीवर से में बना है और पित्ताशय या पित्ताशय में है, तो इसका कॉम्पोजिशन या रासायनिक संगठन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस। तो कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस की बात करें तो जैसे कि आपको पता है इसमें जो सॉलिड पदार्थ है या जल की मात्रा बात करें वाटर की, वाटर इसमें होता है लगभग 89%, यानी इसका रासायनिक संगठन क्या है बाइल जूस का, जो पित्ताशय में बनता है, पित्ताशय में आता है, स्टोरेज होता है और लीवर के द्वारा बनाया जाता है। फिर इसके बाद में इसमें सॉलिड की बात करें, सॉलिड इसमें होता है लगभग 11%, ठीक है ना, 11%। इसके बाद में इसमें बात करें जो बाइल जूस प्रतिदिन 24 यानी प्रतिदिन या 24 घंटे में कितना स्रावित होगा, तो इसकी मात्रा 500 से 1000 मिलीलीटर होती है, 500 से 1000 मिलीलीटर 24 घंटे में इतना स्रावित होगा ये 500 से 1000 मिलीलीटर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि बाइल जूस के अंदर जो बाइल साल्ट की बात करें, बाइल लवण की बात करें या बाइल साल्ट आपको पता है इसमें 6% होते हैं बाइल साल्ट। और बाइल पिगमेंट की बात करें, यानी बाइल या पीत वर्ण की बात करें, बाइल पिगमेंट बाइल पिगमेंट होता है इसमें 3%, ठीक है ना, बाइल पिगमेंट इसमें 3% होगा। तो इस प्रकार से ये अपने देख रहे हैं कि बाइल पिगमेंट, बाइल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है 0.8% होती है, कोलेस्ट्रॉल इसमें 0.8% के लगभग होगी कोलेस्ट्रॉल इसमें 0.8% कोलेस्ट्रॉल होती है। कोलेस्ट्रॉल के बाद में आप देखते हो लेसिथिन की बात करें, लेसिथिन इसमें 0.3% होगी, इसमें लेसिथिन यानी लेसिथिन इसमें 0.3% होगी। लेसिथिन के बाद में जैसे आप देखते हैं कि अकार्बनिक लवण की बात करें तो अकार्बनिक लवण होता है इसमें अकार्बनिक साल्ट की बात करें तो ये होता है लगभग 0.5%। तो इस प्रकार से इसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस का रहेगा ये, तो ध्यान रखोगे कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस का किस प्रकार से, ठीक है ना ये। तो अब हम जैसे ये कॉम्पोजिशन था ये बाइल जूस का, ठीक है ना। अब देखो इसमें जैसे बाइल जूस के बाद में अकार्बनिक लवणों के बाद में देखते हैं, इस वजह से हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने बातचीत की इसमें बाइल जूस में हमने बातचीत की जैसे बाइल साल्ट के बारे में चर्चा करें हम, तो जैसे कि आपको पता है बाइल साल्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे। बाइल साल्ट इसकी चर्चा बाइल
बाइल साल्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। दूसरा होता है बाइल साल्ट, एक नंबर है ये। दूसरा होगा सोडियम टोरेकोलेट, सोडियम टोरेकोलेट है, टोरेकोलेट, ठीक है, सोडियम टोरेकोलेट। इसके बाद में हम देखते हैं कि बाइल साल्ट के बाद में, अब बाइल साल्ट का फंक्शन बता देते हैं हमको क्या होता है। जैसे ये पीत लवण होते हैं ना, इनका मुख्य रूप से ये कार्य है कि जो वसा होती है या वसा पर कार्य करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ाएंगे ये, लाइपेज एंजाइम के अवशोषण स्तर को बढ़ाएंगे ये। अब अवशोषण स्तर को बढ़ाते कैसे हैं? तो जैसे कि आपको पता है ये सोडियम लवण, बाइल लवण होते हैं, ये क्या करते हैं, जल का पष्ट तनाव सरफेस टेंशन कम करते हैं। और जब आपको पता है जल का पष्ट तनाव कम हो जाएगा तो अधिक क्षेत्र मिलेगा लाइपेज एंजाइम को कार्य करने के लिए। तो बाइल साल्ट या जो लवण होते हैं ये लाइपेज एंजाइम की अवशोषण स्तर को बढ़ाते हैं या कार्य करने की स्तर को बढ़ाएंगे। तो लाइपेज एंजाइम पर ये कार्य करने वाले या लाइपेज एंजाइम को अधिक अवशोषण स्तर प्रदान करने वाले ये मतलब लवण कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो आप 2 नंबर बाइल साल्ट के बाद में बाइल पिगमेंट। अब बाइल पिगमेंट आपको पता है ये कितने परसेंट होते हैं बाइल पिगमेंट, जैसे हमने ये देखा है बाइल पिगमेंट नहीं लिखा है इसमें, ये लगभग इसे बताया आपको 6% ये होते हैं, जैसे 3% बताया आपको, ठीक है ना, बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल पिगमेंट का मुख्य कार्य जैसे आपको से नाम लेते ही पता लग जाना चाहिए कि जैसे 3.4% इसकी मात्रा होती है बाइल पिगमेंट की। और ये बाइल पिगमेंट क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से जैसे वर्णक, इसे हिंदी में कहते हैं मतलब पीत वर्णक बोलते हैं, इसे पीत वर्णक या पित्त वर्णक कहते हैं। अब इनका मुख्य फंक्शन यही है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये देखो आप, मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा ये बनेंगे कैसे, पहले ये देखो, जो बाइल वर्णक है ये जो हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन या का जब अपघटन होगा तो बाइल वर्णक का निर्माण होगा। ये जानने की बात है, ठीक है। लीवर के अंदर मुख्य रूप से लीवर के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन का अपघटन होगा तो 2 प्रकार के पिगमेंट बनेंगे। एक तो होगा बिलीरुबिन, एक तो होगा बिलीरुबिन, दूसरा बिलीरुबिन, सेकंड होता है इसमें बिलीवर्डिन, यानी सेकंड उसमें बिलीवर्डिन, ठीक। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग या मतलब कहने वाली इंटरेस्टिंग घटना यहाँ पर होगी, घटित है, यानी जो बिल पिगमेंट के द्वारा या बाइल पिगमेंट के द्वारा, ध्यान रखोगे आप, बाइल पिगमेंट के द्वारा, ठीक है ना। अब बाइल पिगमेंट क्या करते हैं, जैसे आपको पता है जो आंत होती है या समाल इंटेस्टाइन का भाग अपने चल रहा है यूरेनियम गढ़नी, उस गढ़नी में की बैक्टीरिया, क्योंकि भोजन के साथ में असंख्य बैक्टीरिया प्रवेश करती है। अब वो असंख्य बैक्टीरिया प्रवेश करती है तो जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन पर ये बैक्टीरिया काम करेंगे, यानी इसका अपघटन करेंगे बिलीरुबिन पिगमेंट का, और उसको क्या है एक पदार्थ के रूप में बदल देंगे बिलीरुबिन को, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ बदल रहा हूँ बिलीरुबिन को, बिलीरुबिन को क्या है, इस पर बैक्टीरिया काम करेंगे, बैक्टीरिया काम करेंगे, बैक्टीरिया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे इस पर बैक्टीरिया काम करेंगे तो इसको क्या है
बिलीबी रोधन, बिलीबिरोधन, मिथो बिलीबिरोधन में बदल देंगे, ठीक है ना। मिथो बिलीरुबिदन, मिथो बिलीरुबिनोदन, मिथो बिलीरुबिदन में बदल देंगे, ठीक है ना। अब ये मिथो बिलीरुबिनोदन है, ये क्या है, ये अंत में फिर और क्या आएगा, एक मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में बदल जाएगा, जो होता है स्टर बिलीबिरोजन, यानी स्टर बिलीनोदन, स्टर बिलीनोदन, स्टकोबिलिनोदन है इसका, स्टर यहाँ पर होगा ये, ठीक है ना, स्टर कोबिलिनोदन, स्टकोबिलिनोदन में बदल देगा। तो ध्यान देने वाली बात है, मिथो बिलीरुबिनोदन है, ये एक मध्यवर्ती पदार्थ में पुनः अंत में बदल देगा स्टकोबिलिनोदन में। अब स्टकोबिलिनोदन पुनः क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखोगे, ऑक्सीडेशन होगा ये, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखोगे। अब ये ऑक्सीडेशन होगा बाद में स्टरकोबिलिनोदन में बदल देगा। अब ये स्टरकोबिलिनोदन जो बना है, ये क्या होगा, यानी दो मध्यवर्ती पदार्थ बन गए हैं, मिथो बिलीरुबिनोदन है, स्टरकोबिलिनोदन में बदल गया। अब स्टरकोबिलिनोदन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये स्टरकोबिलिनोदन में बदल जाएगा। अब स्टरकोबिलिनोदन क्या करेगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये जो आंत के द्वारा अवशोषित होके, यानी अंत्र के द्वारा अवशोषित होगा और वहां से इसका हस्तांतरण क्या होगा, वर्क में हो जाएगा या किडनी में हो जाएगा। और वर्क या किडनी में हो जाएगा तो क्या करेगा, ये वर्क या किडनी में होने के बाद ये वर्क के साथ में या जो यूरिन की उसके साथ में मिल जाएगा और वहां पर इसको यूरोक्रोम कहेंगे। और यूरोक्रोम क्या करता है, यूरिन को येलो कलर प्रदान करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, यूरिन को क्या करेगा, येलो कलर प्रदान करेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, तो थोड़ा ध्यान देना ये बात है ना। स्टरकोबिलिनोदन सेशन के तरह टॉपिक रहेगा आज। तो इस प्रकार से हमने एक बात और भी है इसमें, जैसे स्टरकोबिलिन है, स्टरकोबिलिन। अब स्टरकोबिलिन है, ये स्टरकोबिलिन क्या करता है, मुख्य रूप से जैसे हमने पढ़ा है, स्टरकोबिलिन है ये। स्टरकोबिलिन मुख्य रूप से ये जो अपने विस्टा या फेसिस है उसको ब्राउन कलर प्रदान करता है। ये स्टरकोबिलिन है, मुख्य रूप से क्या करता है, विस्टा को ब्राउन कलर प्रदान करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है स्टरकोबिलिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखना आप, ठीक है ना। यहाँ ऊपर लिखता हूं मैं, दोबारा लिखता हूं, जैसे ये है ना, ये ऑक्सीडेशन होगा इसका, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या है, स्टर कोबिलिन में बदल जाएगा, स्टरकोबिलिन में। अब स्टरकोबिलिन क्या करता है, विस्टा को, फेसिस को ब्राउन कलर प्रदान करता है, ब्राउन कलर, ध्यान रखो, ब्राउन कलर प्रदान करता है विस्टा को। और अब देखो ये स्टरकोबिलिनोदन और स्टरकोबिलिन है, ये क्या करते हैं, आंत के द्वारा अवशोषित होंगे, इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित होंगे और आंत के द्वारा अवशोषित होंगे। अवशोषण होने के बाद में आपको पता है ये किडनी होती है, किडनी के द्वारा रक्त में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। और किडनी में क्या करेंगे, ये जो यूरिन है, यूरिन को क्या करेंगे, ये येलो कलर प्रदान करेंगे। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट घटना घटित हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार पुनः बताते हैं आपको, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट है या सोडियम टेरोकोलेट है, ये बाइल साल्ट है। फिर बिलीरुबिन की बात करें अपने, और ये पिगमेंट है बिलीवर्डिन। अब ये पिगमेंट क्या करेंगे, बिलीरुबिन है, इस पर बैक्टीरिया काम करेगा तो मिथो बिलीरुबिनोदन बन जाएगा। तो मिथो बिलीरुबिनोदन क्या करेगा,
फिर ये और अपघटित होगा तो आपको बताइए शटर कोबिलिनोजन में बदल जाएगा। शटर कोबिलिनोजन क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जैसे कि आपको पता है ये शटर कोबिलिन में बदल जाएगा। और शटर कोबिलिन का डाइजेशन होने के बाद में ये विस्टा को आपको बताइए ब्राउन कलर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये ब्राउन कलर मिल जाएगा। तो फिर आप देखते हो जैसे इसमें पुनः शटर कोबिलिन और शटर कोबिलिनोजन का ऑक्सीजन इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषण होगा। फिर इसमें अवशोषण होने के बाद जैसे कि आपको पता है ये किडनी के द्वारा ये किडनी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और किडनी में यूरिन होता है, यूरिन को येलो कलर प्रदान करता है। तो येलो कलर इस प्रकार से यूरिन के अंदर मिलेगा। अब जो येलो कलर प्रदान करता है तो किडनी के अंदर वो यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना, यूरोक्रोम यानी यूरिन का जो येलो कलर है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो आज का लेक्चर हमारा ये था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो एक बार थोड़ा मैं जल्दी से इसको रिवाइज करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक था ग्रहणी में पाचन या ड्यूडेनियम में डाइजेशन। ड्यूडेनियम में डाइजेशन की बात करें तो आपको पता है जैसे ही ग्रहणी के अंदर भोजन प्रवेश करता है तो उसका जो पीच मान है वो अम्लीय होगा। अति अम्लीय होने के कारण जैसे ये ग्रहणी में प्रवेश करेगा तो आपको पता है और ग्रहणी के अंदर भोजन को क्षारीय माध्यम प्रोवाइड किया जाता है। और क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा कि पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, वो क्या करते हैं भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। तो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने के लिए आपको पता है ये पैंक्रियाटिक जूस है, ये अग्नाशय रस है, ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा आएगा। और बाइल जूस की बात करें ये लीवर के द्वारा आएगा, बाइल डक्ट के द्वारा, क्योंकि स्टोरेज इसका पोटेशियम होता है ना गॉल ब्लैडर में। फिर इसके बाद कंपोजिशन की बात करें बाइल जूस की, यदि रासायनिक संरचना की बात करें तो वाटर 99% होगा। इसमें 24 घंटे में 500 से 1000 मिलीलीटर क्या होगा ये स्ट्राइट होगा बाइल जूस से। सॉलिड की बात करें तो 11% होता है। इसमें बाइल साल्ट की बात करें 6% होगा। बाइल पिगमेंट होता है 3%, कोलेस्ट्रॉल होता है 0.8%। इस प्रकार से आपको पता है बाइल साल्ट होता है जो पित्त लवण बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। अब सोडियम ग्लाइकोलेट और टॉर्कोलेट है ये पित्त लवण क्या करते हैं, लैपेज एंजाइम की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, सतह को बढ़ाएंगे, जल का सरफेस टेंशन और पृष्ठ तनाव कम करेंगे। इसके बाद में पित्त वर्णन की बात करी तो आपको पता है दो होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। हाँ, बिलिरुबिन की बात करें तो ये येलो कलर का होगा, बिलिरुबिन की बात करें तो ये हरे रंग का होगा, ठीक है। और बिलिरुबिन आपको पता ही जैसे मैंने बताया बिलिरुबिन है ये क्या करता है, इसकी बैक्टीरिया के संपर्क में आके ये क्या करेगी, क्योंकि आंत के अंदर आपको बैक्टीरिया होते हैं भोजन के साथ में प्रवेश करते हैं जो मीजोबिलिरुबिन में बदल जाएगा, मीजोबिलिरुबिन में, ठीक है, मीजोबिलिरुबिन में बदल जाएगा। अब मीजोबिलिरुबिन है ये फिर अपघटित हो गया स्टर है ये स्टर टी है यहाँ स्टर कोबिलिनोजन में बदल जाएगा। स्टर कोबिलिन का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है स्टर कोबिलिन का निर्माण होगा। स्टर कोबिलिन आपको पता है जो फेसिस है या विस्टा है उसको ब्राउन कलर प्रदान करता है। फिर देखो स्टर कोबिलिनोजन और स्टर कोबिलिन है ये आंत के द्वारा अवशोषित होंगे और वहां से अवशोषण के बाद किडनी में आएंगे रक्त के माध्यम से, और रक्त के माध्यम किडनी में आएंगे तो ये यूरोक्रोम का निर्माण करते हैं आपको पता है। और किडनी के अंदर जो यूरिन का येलो कलर है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।